सो आएंगे। फिलहाल तो मैं आपको एक बार कंप्लीट कर, मेरी जिम्मेदारी एक बार कंप्लीट कराने की है आपका, ठीक है। हाँ ये है, ठीक है। क्योंकि हम लोग फ्रीलांसिंग टीचर होते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, कई बार कहीं जयपुर हैं, कहीं चेन्नई है, तो इंटरव्यू चलता रहता है हम लोग का। ये है कि मतलब हाँ ये कि आप जब हम जाएंगे तो पूरा आपको फिनिश करके जाएंगे। अगर नए बच्चे भी आएंगे उनको जो टॉपिक छूटा रहेगा उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेके कंप्लीट करके जाएंगे, उससे बेफिक्र। मतलब हम छोड़ेंगे उसमें कुछ नहीं, ठीक है, ये बेफिक्र। हम मतलब ये कि अगली बार के लिए आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ अगली बार आना रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वापस रिपीट होगा, ठीक है। मैं वो कम्युनिकेट क्यों कर लूं जो होता है ना, कि इसलिए मेरा इस बार का है भाई, आपको पूरा हम कंप्लीट करा के जाएंगे, रिवीजन प्रॉपर करा के जाएंगे, है ना। कि आपका हमारे ओर से कल ये ना कि राकेश सर ये छोड़ गए, ठीक है। वो मैं जब मैं फिनिश करूंगा तो आपसे पूछूंगा, और मैंने इसीलिए 2-3 क्लासें मिसलेनियस में रखी हैं कि आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक करा दीजिए आप, हो सकता है मुझसे स्किप कर जाए, मैं कोई ईश्वर तो नहीं हूं कि मेरी सारी चीज याद हो, लेकिन मैंने जो अरेंज किया, अगर आपने सिलेबस देखा होगा यूपीएससी का, तो मैंने प्रॉपर यूपीएससी को सोच के डिजाइन किया है। इसकी वजह क्या है, यूपीएससी में जब आप इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो और सब एग्जाम भी, जैसे मतलब मैं और सबकी बहुत छोटे एग्जाम की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इनमें से बैठे हुए जितने बच्चे हैं वो ज्यादातर वो आईएएस के साथ साथ पीसीएस का एग्जाम देते हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो पीसीएस में यूपी पीसीएस ही दे रहे हो सकता है कई बच्चे बीपीएससी देते हैं, कई बच्चे एमपीपी देते हैं, तो उनका क्योंकि दोनों ही में एग्जाम में अप्रोच सेम है। अगर आप लोगों ने पिछले 5 सालों के पेपर को देखा हो, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि उसमें जो यूपीएससी के क्वेश्चन होते थे, कई बार सीधे सीधे स्टेट पीसीएस में रिपीट कर दिए जाते हैं, कई बार वो नहीं करते। तो आपने देखा होगा, पहले मैं यूपी पीसीएस का एग्जांपल ले लूं, यूपी पीसीएस में अगर 5 साल पहले जाओ तो टू द पॉइंट 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते थे, ठीक है। लेकिन पिछले 3 सालों में जो हमने पैटर्न नोटिस किया, इसलिए हम बोलते हैं टीचर का काम केवल सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, उस पैटर्न को भी इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मैंने उस दिन आईएएस वाला पेपर डिस्कस किया आप लोग से, बताया सारी चीजें, वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी आजकल में, उसको देखिए। उसमें मैंने वो ट्रेंड भी बताया है कि भाई अब वो आपके लिए एग्जाम नहीं है ना, आपने वो एग्जाम नहीं दिया ना, आप तो अगले साल के लिए हो ना, तो आपके लिए उस पेपर में क्या है ना, समझ रहे। वो आपके लिए क्या है, तो आपके लिए उसमें नए आइडियाज होंगे कि उसमें डिफेंस पहली बार जोड़ दिया गया, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन पिछले 5 सालों में ज्यादा हुए हैं, और यूपीएससी हमेशा करता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया है, बस उसके ट्रेंड को पकड़िए। देखिए पिछले 5 सालों से ज्योग्राफी से 7, 8, 9 क्वेश्चन आ रहे थे, खींच है 10, 11, लेकिन इस बार उसने 20, 22 क्वेश्चन कर दिए हो। और ये चीज है, इस बार 20, 22 के तो लिख के ले लीजिए, अगले 3, 4 सालों तक वो ये पैटर्न चलेगा। ये पॉलिटी पिछले कम से कम 7, 8 सालों से पॉलिटिक्स हमेशा 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे थे, हमेशा आ रहे थे। आप देखिए क्वेश्चन, इस बार कल परसों वो जो पेपर हुआ है 12 क्वेश्चन आए केवल, यानी अब ये सेट हो गया, पॉलिटिक्स क्वेश्चन कम रहेंगे, 15 से कम रहने वाले हैं। इकोलॉजी एनवायरमेंट से हमेशा वो 17 से 18 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार केवल 11 क्वेश्चन आए हैं। पहली बार यूपीएससी ने अपने पेपर में 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे हैं, एसर्शन रीजनिंग में 1 क्वेश्चन था, शायद बहुत से लोगों उस पर ध्यान भी ना गया हो। यानी अब ये प्रूफ है कि अगली बार कम से कम ऐसे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहते हैं यूपीएससी हमेशा एक गोली छोड़ता है कि कितने लोगों को ध्यान दिया उस गोली पे, बस होता है। 1 क्वेश्चन था मात्र, वो दिखाया था मैंने आप लोग को। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। अब आपको आईएएस में लोग बोलते थे केवल कॉन्सेप्ट, केवल, मैंने बोला था पहले दिन जब पेपर नहीं भी हुआ था आप लोग का, मैंने बोला कि यूपीएससी या कोई सब्जेक्ट, आप एक सब्जेक्ट का नाम बताइए जो 100% कॉन्सेप्चुअल हो या 100% फैक्चुअल हो। नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं। मैथ में बोलिए सारे फॉर्मूले आप रटते नहीं है, बताइए आप मुझे, और किसी बात की बात करूं, उसे नहीं कर सकते आप। ट्रिग्नोमेट्री सारे साइंस याद करते हो आप किसी भी चीज, फिजिक्स में देख लो, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन सब याद करते हो, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा यूपीएससी ने इस बार जर्नलों की रैंक पूछ ली, ये तो एसएससी से क्वेश्चन में आता है, लेकिन उसने जनरल की रैंक पूछ ली, आर्मी का अभ्यास पूछ लिया। अब युद्धाभ्यास किस राज्य में हुआ है, अगर ये नहीं याद होगा कैसे टिक करोगे आप, बताइए। तो ये चीजें हैं। मिसाइल है, कोई मिसाइल दे दिया, मिसाइल पूछ लिया, अब ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, तो ये पता होगा तब तो टिक लगा पाओगे ना। आप चाहे इसको रटना बोल लीजिए, चाहे इसको कहानी से जोड़ना बोल लीजिए, ये आपके ऊपर है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने कल स्टार्ट किया था एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है।
और जिन बच्चों की क्लास छूटेगी उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी, ठीक है। इससे ये रहेगा कि ताकि आप उस क्लास से कॉप अप कर सको आराम से। तो हम लोग करते हैं एंडोजेनिक, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतर्जात बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों में होता क्या है, मैं हल्का सा कल वाला ब्रीफ कर देता हूं ताकि आज के क्लास से आप कनेक्ट रहें, ठीक है। भू आकृतिक प्रक्रिया, ठीक है। इसमें हमने दो टाइप किए थे। इसको बना, जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो बना लेंगे क्योंकि ये आगे अब काम आएगा और यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। इसमें हो जाएगा एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जात बल। अंतर्जात बल को फिर से दो भागों में बांटेंगे हम लोग। ये था आपका डायस्ट्रोफिज्म, इसको बोलते हैं पटल विरूपण, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम लोग सडन, सडन फोर्स। इसको बोलते हैं तीव्र बल भी बोल सकते हैं। इसमें हो जाएगा डायस्ट्रोफिज्म या पटल विरूपण के फिर से दो भाग होंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा, ओरोजेनिक, याद नहीं है आप लोग को, ओरोजेनिक, एप्रियोजेनिक। इसका मतलब क्या होता है, ओरोजेनिक का होता है पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माण कारी बल, ठीक है। इसमें हो जाए पर्वत जो बनते हैं, इस बल को हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब इसमें क्या होता है, या तो चट्टानें एक दूसरे के दूर जाती हैं, अभी बताऊंगा पर्वत निर्माण में आप लोग को। इसमें होता है जब चट्टानें एक दूसरे के दूर, जो लोग नहीं दिखाई पड़े इधर बैठ जाएं ताकि इनको दिखाई पड़े इसलिए, ठीक है। जब चट्टानें एक दूसरे के दूर जाती हैं, जैसे ये देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें ये एक दूसरे के दूर जा रही हैं, ठीक है। अब मान लो दूर जा रही हैं, मान लो ये सरफेस है, ध्यान दो, ये प्लेन सरफेस है, इस पे तनाव बल पड़ा, इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। टेंशन की हिंदी होती है तनाव बल। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ये कल की क्लास में समझा रहा हूं आपको पढ़ाने, ठीक है, कि ऑर्डर। टेंशन में क्या होता है, अब ये दो बार कोई चीज खींचेगा तो खींचने की एक लिमिट होगी, एक लिमिट बाद वो टूट जाएगा। जैसे यहां पे खिंचाव पड़ रहा है तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पे खिंचाव पड़ेगा तो बीच में गैप पड़ जाएगा, ऐसा गैप हो जाएगा। इस गैप से क्या हो जाएगा, ये बीच में गड्ढा बन जाएगा, सिंपल भाषा में गड्ढा, इसको अलग है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्ट वैली, बताया भी था कल मैंने। इसे हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी। दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहां पे है, नाम क्या था बताइए, भूल गए। जो नए बच्चे हैं वो एटलस ले लेंगे जरूर से, क्योंकि ये मान के चलिए आपके पेपर में 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक मैप से सीधे सीधे आएंगे। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग पेपर देखा है इसका, पहले दिन तैयारी कर रहे हो, पहले दिन से आज ही स्टार्ट किया है, नहीं देखो मैं इसलिए बोलूंगा, अगर आप इस एग्जाम में आए हो, ये नहीं आप कहीं पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए इस चीज का कि आपको एक सीरियस बनना पड़े। इससे आप अगर आईएएस तैयारी कर रहे हो तो आपका पहला, अब ये तो नहीं कहूंगा कल से आपने सोचा मन बनाया है, 16 से पहले मन बनाया होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको पेपर देखना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। चलिए कोई जगह नहीं देखा, वो हमारे चैनल पे वीडियो आज अपलोड होगी, उस दिन का जो पेपर हुआ था उस पर मैंने ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है,
उसमें मैंने डिटेल चर्चा की कि क्या पैटर्न, क्या सेट हुआ, आपके लिए क्या। मैंने कहा आपको एग्जाम नहीं देना, वो तो एग्जाम दे चुके हैं आप वो नहीं, लेकिन अगले साल के लिए आपके लिए, मान लो अगले साल को देना हो या उससे अगले साल देना हो तो आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये होती है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, जब तनाव बल लगता है। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है? ग्रेट रिफ्ट। कल से आप लोग को याद नहीं बताओ, कल ही पढ़ा है ग्रेट रिफ्ट वैली। ये कहां पड़ती है, मैं यहां बताता हूं। ये है अफ्रीका, ये एशिया। एशिया में यहां पड़ता है एक देश जॉर्डन। ठीक है, यही पड़ता है डेड सी, नाम सुना किसी ने? डेड सी से स्टार्ट होकर ये टंगनिका लेक तक जाती है। ये दुनिया की दरार घाटी होती क्या, एक लंबी सी दरार वाली गैप। ठीक है, और इसकी लंबाई है लगभग 5600 किलोमीटर। ठीक है, और ध्यान दे, इसी दरार घाटी, क्या भारत में कोई दरार घाटी है? कौन सी है बताया था मैंने? नर्मदा की। ठीक है, अब देखो, अगर आप अपने एटलस में देखो, इंडिया में अगर अपना मैप निकाल लो तो मैप में आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, पर मैं सिंपल बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ हो गया विंध्यन पर्वत, यहाँ होगा सतपुड़ा। अब कुछ ऐसा ही मान लीजिए इसको, एक तरफ ऊपर विंध्यन हो गया, ऊपर नीचे हो गया सतपुड़ा, इसके बीच से एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं नर्मदा। ठीक है, नर्मदा एक रिफ्ट वैली, और नर्मदा नहीं, भारत की 3 नदियां ऐसी हैं जो दरार घाटी से बहती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरी है दामोदर। ये 3 नदियां हैं जो दरार घाटी से बहती है। ये नाम याद है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब पहला था टेंशन फोर्स, अब इसी का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? संपीड़न बल, जिसे बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स। हिंदी बोलेंगे संपीड़न बल। अब ये होता क्या, मान लो ये कोई गहरा सा गर्त है, इसमें कंकड़ पत्थर मलबा सब भर गया, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक इधर से। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में पेपर है, ऐसे है, अब इसमें बल पड़ा, देखो ध्यान से, बल पड़ रहा है, ये मुड़ गया। तो इससे क्या होता है, जब आमने सामने बल लगते हैं तो इन मलबे के अंदर बैंड पड़ जाता है, मोड़ पड़ जाते हैं, इसी से बनते हैं मोड़दार पर्वत। इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। और दुनिया के सबसे ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो फोल्ड माउंटेन होते हैं। अभी मैं इसी की चर्चा करूंगा और डिटेल में। माउंट अभी अलग से कराऊंगा ये मैंने। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन है। ये देखो, ये जो पार्ट धंस गया उसे बोलेंगे भ्रंश घाटी, जो पार्ट साइड में खड़ा रह गया उसे बोलेंगे भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। इसको मैं कराऊंगा ये पर्वत। ठीक है, ये समझ में आ गया ये आपको? अब देखो, ये पार्ट हो गया ओरोजेनिक हो गया, ओरोजेनिक का यहाँ एक एप्रियोजेनिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एप्रियोजेनिक को क्या बोलते हैं, मैं कलर चेंज करता हूं, समझ जाइएगा आप लोग। एप्रियोजेनिक को बोलते हैं महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप है, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल। ठीक है, अब होता है कोई महादेश है, कोई देश है, इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए हमारे धरती के अंदर भी मैग्मा खोल रहा है, मैग्मा खोल रहा है वो तब। ठीक है, देखो हमारी पृथ्वी क्या है, एक नाव के रूप में मानो, आप एक नाव में बैठे हो, नाव की स्मूथ स्पीड चल रही है, नाव में पानी तैर रहा है, तो पानी क्या हो गया, मैग्मा हो गया। ठीक है, ऐसे जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी के मान लो ये है, ये हो गया, हमने इसका एक पार्ट कट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहां हमने कट कर दिया। ठीक है, जो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं मेंटल, इसे बोलते हैं कोर। तो ध्यान रखेंगे, जो ये क्रस्ट है, पूरा क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा भाग, यानी पूरी भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिला के बनता है लिथोस्फीयर, इसे बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, ये जो मेंटल का लोअर वाला पार्ट है ना, यहीं पर है मैग्मा।
मैग्मा वाले पार्ट को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या है? ये तरल अवस्था में है, ये क्या है? ठोस अवस्था में। तो इसी तरल अवस्था पे ये ठोस वाला तैर रहा है। इसी के तैरने से क्या होता है, जब जैसे आप दूध उबालते हो या पानी उबालते हो, ढक देते हो उसको, तो जैसे ही दूध गर्म होता है भाप उसको ढक्कन को बाहर कर देता है और अंदर से दूध निकलने लगता है। ऐसे जब यहाँ पे टकराएगा भाप, तो जो एरिया, यहाँ सारे एरिया तो स्ट्रांग होंगे नहीं, कोई एरिया कमजोर भी होगा। कमजोर होने से क्या होगा, इन पे बैंड पड़ जाएगा, मोड़ पड़ जाएंगे, तो कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। इससे बनेगा, क्या बनेगा? सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन। जो ये उठे वाले पार्ट होते हैं इन्हें बोलते हैं एंटीक्लाइन। ये अगली बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो धसा वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं सिंक्लाइन। इसे बोलते हैं अपनति हिंदी में, इसे बोलते हैं अभिनति। यही था ना, ठीक है। ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अब देखो ये है सडन फोर्स। सडन फोर्स को मैं अभी नहीं कराऊंगा, क्यों? सडन फोर्स में दो फोर्स आते हैं, एक होता है आपका अर्थक्वेक, यानी हिंदी में बोलेंगे इसे भूकंप। दूसरा होता है वॉल्केनिज्म, यानी भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है। इन दोनों को मैं अलग कराऊंगा कल के क्लास में, ठीक है। ये दो टॉपिक, इसलिए इस पे हम बस इतना, यानी कि तीव्र, भाई भूकंप ज्वालामुखी जब भी आते हैं आपको बोलते नहीं है कि खाना पीना खा लो आराम से बाहर निकल लो, अचानक कभी आ सकते हैं। तो ये दोनों अचानक आने वाले फोर्स हैं, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर से होते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर है। अब हमारा इधर एक फोर्स था, हमने एंडोजेनिक कर लिया था, अब आएंगे हम एक्सोजेनिक में, जो हम आज करेंगे चर्चा। इसे बोलते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बलों को भी हम दो, ठीक है, इसको फिर से दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसमें एक होता है अपक्षय, यानी अपक्षय बोलते हैं वेदरिंग, इसको बोलते हैं इरोजन। कोई बताएगा इरोजन और अपक्षय में क्या फर्क है? बताइए, बताया था मैंने आप लोग को, है? वेदरिंग होती क्या? मैंने से टाइप से पूछे ही नहीं ना आपसे। क्या इकट्ठा होता है? आप तो वेदरिंग एक्शन बता रहे हो, मैं वेदर पूछ रहा हूँ, वेदरिंग क्या होती है? देखो, जब चट्टान अपने स्थान पर ही टूट कर गिर जाती है, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड द रॉक, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी विदाउट यानी बिना किसी गति के। जैसे मान लो यहां कोई रॉक है, ठीक है, अब यहां पे मान लो कोई किसी जानवर ने बिल बना दिया, किसी जानवर ने यहां बिल बना दिया और रात में यहां पे पानी स्टोर हो गया बरसात का। और जानते हो पानी जब बर्फ बनती है, मैंने कई बार एग्जांपल दे रखा है, अगर मेरे ग्लास में ये पानी है, इस पानी को मैं बर्फ बना दूं तो बर्फ का एरिया ज्यादा हो जाएगा। जो आइस होता है, आइस का वॉल्यूम वाटर से 9% ज्यादा होता है। 9% वॉल्यूम या आयतन अधिक होता है किसका? बर्फ का। तो बर्फ रात में इसको चौड़ा कर देगी, फिर सिकुड़ाएगी। तो कुछ अब रातों रात तो होगा नहीं, कई हजार सालों में ये चट्टानें अपने स्थान पर टूट के गिर जाएंगी, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बस टूट के गिर गई हैं। और यही क्यों?
यहां पे कोई पेड़ उग गया मान लीजिए, पेड़ की जड़ें अंदर जाएंगी, इसे खोखला करेंगी, वो भी टूटेगा। तो जब चट्टानें अपने स्थान पे ही टूट के गिर जाएंगी लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, उसे बोलेंगे अपक्षय। लेकिन इस टूटे हुए मटेरियल को अगर हम यहां पहुंचा दें, लेकिन यहां कैसे पहुंचेगा? यहां पहुंचने के दो वजह होंगे, या तो विंड होगी, हवा इसको उड़ा के लेके जाएगी, या हिंदी में बोलेंगे पवन, या नदी यानी पानी, रिवर, इसको बहा के लेके जाएगी। जब ये मटेरियल यहां से यहां पहुंच जाएगा तब इसे बोलेंगे इरोजन। ठीक है, तो अपक्षय कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल। देखो, फिजिकल और केमिकल चेंज का अंतर पता होना चाहिए। मैंने कहा था ज्योग्राफी में साइंस के हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। क्योंकि जनरली क्या करते हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वो इसको ह्यूमैनिटीज में समझते हैं, यानी और समझते हैं कला का सब्जेक्ट है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में केवल नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो ज्योग्राफी में बीए की डिग्री मिलती है, वरना साउथ इंडिया से लेकर एब्रोड तक ज्योग्राफी में हमेशा एमएससी बीएससी की डिग्री मिलती है। ठीक है, क्योंकि उसमें साइंस है। जैसे मैं बोलूं फिजिकल केमिकल चेंज आपने साइंस में पढ़ा होगा, कोई एग्जांपल दे सकता मुझे? मैं एग्जांपल ही पूछ रहा हूं, कोई परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं आप लोग से। हाँ ठीक है, और फिजिकल चेंज? हाँ दैट्स गुड, ये पॉइंट हमारे काम का था, बहुत अच्छा। फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल पैटर्न, लाइक यानी जो भौतिक परिवर्तन है वो पुनः संगठित हो सकते हैं। जैसे एक बर्फ लीजिए, बर्फ को रख दीजिए, पिघल जाएगा, फिर उसी बर्फ को जमा दिए, फिर से बर्फ बन गया, पानी बर्फ बन गया। यानी जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है। पानी से बर्फ बना दीजिए, बर्फ से पानी बना दीजिए, हो जाएगा। अब नमक को पानी में घोल दीजिए, फिर उसी नमक पानी खोला दीजिए, नमक पानी उड़ जाएगा, नमक भी बच जाएगा। कही हो गया। केमिकल चेंज नॉट रिवर्सिबल। अब दूध से आपने दही बना दिया तो दही थोड़ी दूध बन सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो यहां कहने का सेंस क्या है, जो फिजिकल चेंज होगा इसमें इसमें तीन चेंज आएंगे। फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक, बायोलॉजिकल यानी जैविक। फिजिकल चेंज में क्या होगा, ध्यान रखेंगे, एंडोजेनिक फोर्स के लिए यानी अंतरजात बलों के लिए जो ऊर्जा कहां से मिलती, कल बताया था मैंने, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, लावा से। लेकिन मैं एक्सोजेनिक की बात करूं या बहिर्जात बल की बात करूं, एग्जामिनर बहुत छोटे छोटे पॉइंट फंसाएगा आप लोग को। वो भाई अब जाहिर सी बात है, वही किताब जो आपके लिए वो मेरे लिए वो आपके लिए भी है, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी बात जो आप भूल गए हो? बहिर्जात बल को यानी एक्सोजेनिक फोर्स को एनर्जी देने वाला अल्टीमेट सोर्स क्या है? अब ये रखा यहां ग्रेविटी, क्या काम करेगी बताओ? बाहरी कौन सा है, कोई एग्जांपल दे दो मुझे। सन, सन कैसे काम करेगा? अब देखो, सन की हीट आई तभी तो पानी बना, ठीक है, फिर रात में बर्फ बना, उसके बाद चट्टानें टूटी बिखरी, वो सन की लाइट आई, कहीं कहीं टेम्परेचर ज्यादा था कहीं कम था, प्रेशर में अंतर आया, वायु दाब में, उससे हवाएं चली, हवाएं चली से धूल भरी आंधियां चलती हैं। वो धूल भरी आंधियां केवल हवा नहीं होती, उनके साथ छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं जो टकराते हैं, ठीक है, वो करते हैं। ये जो हवा, वो सन की लाइट आती है, इसके वजह से टेम्परेचर का अंतर होता है, वायु दाब का अंतर होता है, इसी सन की लाइट की वजह से बारिश होती है, उस बारिश में कार्बन होता है, वही बारिश का पानी कहीं चूने वाली चट्टान में गिर जाए तो उसको घोल देगा। तो ये जितने भी हैं चीजें, अब बारिश हो रही है तभी चट्टान खोखली हो रही है, तभी जानवर उसमें बिल बना पा रहे हैं, तभी उसी खोखली चट्टान में किसी जानवर ने कोई बीज गिरा दिया, उससे पेड़ उग गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं सन की वजह से, ठीक है, अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स ये है। अब आते हैं इरोजन में।
इरोजन में कौन कौन से फैक्टर होंगे ये हम पढ़ेंगे। इसमें रिवर, जिसमें हम रिवर लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, जैसे मियांडर पढ़ेंगे, ऑक्सबो लेक पढ़ेंगे, डेल्टा पढ़ेंगे, वाटरफॉल पढ़ेंगे, ये सब चीज पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विंड पढ़ेंगे यानी पवन पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, मशरूम रॉक जो यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, डाइकांटर हो गया, लोएस हो गया, ये सारी चीजें जो कल बताया था मैंने, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या हो जाएगा, हिमनद, जैसे आपको बनेगा सर्क बनेगा, ड्रमलिन बनेगा, हैंगिंग वैली बनेगी, यू शेप वैली बनेगी, ठीक है, आउट वॉश प्लेन बनेंगे। ये आपके बुक में दे रखा है, 11th क्लास की ज्योग्राफी जो है पार्ट 1 फंडामेंटल ज्योग्राफी, उसमें दे रखा है, ठीक है। फिर होगा आपका सी वेव, कहीं आप समुद्र किनारे जाते हो तो समुद्र की लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें को तोड़ देती हैं, तो पहले गुफा बनती है, फिर गुफा आर पार हो जाती है, उससे बोलते हैं आर्क बोलते हैं, केव बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं। जैसे समुद्री बीच होता है, आप लोग कोई गया है तटीय शहर में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोई गया है? सब परिवार से बाहर नहीं निकले हो? हाँ ठीक है, कोई नहीं। आज समुद्री जुहू बीच सुनते हो, कोई बीच, बीच का मतलब क्या होता है? अगर आप गए होते तो आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाओगे, इंडिया में कहीं भी दुनिया में, जैसे मान लो ये बीच है, ये मैं बीच पे टहल रहा हूँ, तो बीच क्वालिटी, एक तरफ आपको समुद्र दिखाई पड़ेगा, एक तरफ आपको रोड दिखाई पड़ेगा, और बीच में आप खड़े हो, तो बीच हो गया। नहीं, ये नहीं है, ठीक है, लेकिन है ऐसा ही, ये मेरी परिभाषा, लेकिन है ऐसा ही। दुनिया में कहीं चले जाओगे, कहीं भी बीच पे जाओगे, तो आपको एक तो समुद्र दिखाई पड़ेगा, एक तो रोड दिखाई पड़ेगी, और बीच में आप खड़े रहोगे। ये बीच होता क्या है? बीच हमेशा होता है जो समुद्र का जो पानी आता है, ठीक है, वो अपने साथ अवसाद लेके आता है और गंदगी भी लेके आता है, वो तटों बिछा भी देता है और बाद में वापस लेके जाता है। दैट मीन्स बीच इज द मॉडरेट जोन, सम टाइम दे पार्ट ऑफ द लैंड बॉडी, सम टाइम दे पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी, यानी कभी वो स्थल खंड का भाग होता है, कभी जल का भाग होता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल है, कभी आप मान लो जुहू बीच पे खड़े हो, ठीक है, ओड़ा पाव खा रहे हो, ठीक है, अचानक वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि हट जाइए,